नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट शो उम्मीदों पर ब्रेक। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें 7 दिनों में जवाब देने का निर्देश देते हुए अगले आदेशों तक वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति पर रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि अंतरिम आदेश का ये जो मायने हैं, इसका सुप्रीम संदेश क्या है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर अंतरिम आदेश, क्या है सुप्रीम संदेश। 5 मई को अगली सुनवाई। वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं। वक्फ कानून पर संवैधानिक और असंवैधानिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सुप्रीम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। इस दौरान वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन का समय। वक्फ बोर्ड में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संपत्तियों की स्थिति अभी नहीं बदलेगी। वक्फ कानून पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए। हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में सिर्फ 5 मुख्य बिंदु तय करने होंगे, जिनकी आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं। नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी। संपत्ति वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए राहत माना जा रहा है।
कोर्ट के अंतरिम आदेश पर MIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात उन्होंने जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, इसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने पर स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। Of Section 9, 14 and Waqf by user, these provisions would, until the next date of hearing, stop any activity with regard to appointments or disturbing the nature of Waqf by user as they continue today. We welcome this interim order, and we are an institution that has always stood up for the rights of minorities and religious constitutional rights of religious minorities. So we've challenged several provisions of the Waqf Act on grounds of being violative of Section 14, 19, 1G, 25, 26 as they encroach on religious freedoms under the Constitution. And we have a detailed challenge, but that will be at the later stage. So far, this is an interim order, and I don't want to make too many comments on a pending proceeding. नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सारी बहस वक्फ बाय यूजर के इर्द गिर्द रही। CJI संजीव खन्ना से लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम वकीलों ने इस पर सवाल उठाए। सरकार से पूछा कि आखिर इस क्लॉज में छेड़छाड़ क्यों की गई। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि वक्फ बाय यूजर है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि जब कोई इंसान किसी चीज जैसे जमीन या मकान को खुद तो अपने पास ही रखता है, लेकिन कहता है कि इसका उपयोग अब सिर्फ अल्लाह के नाम पे होगा ताकि इसका फायदा समाज को मिल सके, तो उसे वक्फ कहते हैं। इसे ऐसे समझें। मान लीजिए किसी आदमी के पास एक जमीन है, वो इंसान उस जमीन को वक्फ कर देता है, यानी कहता है कि अब ये जमीन अल्लाह की होगी। मस्जिद, मदरसे, अस्पताल कुछ भी खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन वो शख्स उस जमीन का इस्तेमाल खुद करता रहता है। ऐसे ही मामले को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। वो उसका कानूनी तौर पे मालिक नहीं रह जाता, लेकिन जमीन का इस्तेमाल करता रहता है। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर कानून बनाया है, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मायने क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और एक जो आदेश आया है, उस आदेश के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि क्या उम्मीदों पर ब्रेक लग सकता है। लेकिन ये एक इनिशियल ऑर्डर है, लेकिन इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारा पूरा गेस्ट पैनल जुड़ेगा। खेमचंद शर्मा जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। विनीत जिंदल साहब, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। और सर्वेश पाठक जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इसके लीगल पहलू को समझने के लिए विनीत जिंदल साहब का रुख करते हैं। विनीत जिंदल जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 5 मई की तारीख मुकर्रर की है, उसके बाद जो है जो वक्त के समर्थन वाले थे पक्षकार, वो कह रहे हैं कि ये संविधान की जीत है, कानून की जीत है। उसे एक तरह से माना जा रहा है कि मॉरल विक्ट्री है ये वक्फ संशोधन का विरोध करने वाले लोगों के लिए। आपकी नज़र में इस पूरे आदेश को, इस पूरे जो रोक है, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? जिंदल साहब, आपकी आवाज म्यूट आ रही है, उसको अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बात कीजिए।
जी हाँ, जी, अब बारी होगी मेरी बस। बिल्कुल। जी देखिए, मेरा मानना ये है कि इस आदेश में जो इंटरिम ऑर्डर जो पास किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें किसी की जीत और हार नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जितने भी पक्षकार हैं अब तक उन्होंने यही कहा है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो पूरे एक्ट के ऊपर है, देयर इज नथिंग अबाउट सर्टेन सेक्शंस। और यहाँ पे जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बात की है, जिन स्पेसिफिक सेक्शंस को उन्होंने या जिन स्पेसिफिक चीजों को उन्होंने रोका है, वो 2 या 3 चीजें हैं। अब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति, और वो भी 15 दिनों की बात है, उसके बाद क्या होगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। एक पूरा टाइम लिया गया है, 6 महीने से ज्यादा का टाइम इस पूरे एक्ट में संशोधन के लिए लिया गया, सबको पूरा मौका दिया गया बोलने का और अपनी बात रखने का। और जब केंद्र का जवाब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फाइल होगा तो जितनी भी बातें और जितनी भी मैं कहूं कि जो चीजें एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं उन चीजों को जरूर स्पेसिफाई किया जाएगा, चाहे वो बोर्ड में नियुक्ति की बात हो, जो नॉन मुस्लिम की बात लगातार कही जा रही है। और उसके ऊपर एक पक्ष आ भी चुका है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कि भाई कैसे ये जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है कि भाई कोई हिंदू ही उसका मेंबर होगा या कोई और मुस्लिम भी उसका मेंबर हो सकता है। तो एक न्यूट्रलिटी की बात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बात की जा रही थी वक्फ फॉर यूजर ऑफ वक्फ फॉर यूजर्स की, तो उसके ऊपर भी जो सवाल है उसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर केंद्र सरकार जो है अपना क्लैरिफिकेशन देगी। और मुझे नहीं लगता है कि मामले में बहुत जल्दी किसी की जीत और हार होने वाली है। चलिए, जीत और हार भले ही अभी ना हो, लेकिन सवाल तो उठ गया ना। जो बिल आपने पास किया, जिसको जल्दबाजी में आपने कानून की शक्ल अख्तियार करवा दी, उसके बाद उस पर सवाल तो उठ गया। खेमचंद जी, क्या ये सवाल आपके लिए आपके खिलाफ जा रहा है? क्योंकि एक नैरेटिव सेट जरूर कर रहा है कि क्या इस बिल में वाकई में संविधान के जो मूल भावना है, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता हो या धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता हो, जिसका हवाला बार बार मुस्लिम पक्ष दे रहा है, उसका वायलेशन करके इस बिल को पास किया गया है। तो क्या ये झटका है आपके लिए? नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। देखिए, कोई वायलेशन नहीं है। अगर वायलेशन होता तो यहाँ पे इंटरिम नेक्स्ट हियरिंग तक बोला है, और उसमें कुछ पॉइंट्स पे कि जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोटिफाइड है वक्त यूजर वक्त बिल, उनको आप डिनोटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी नोटिफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कर सकते हैं। ना ही 5 साल का जो मुस्लिम प्रैक्टिशनर होना चाहिए वक्त करने से पहले, उस पर कोई रोक लगाई है। कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। 1 करोड़ से ज्यादा पहले रिस्पॉन्स आए, उनपे डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में डेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में हुआ या कोर्ट में हुआ। नहीं, वो सब तो आरोप लगाते रहे ना कि आप लोगों ने तो कुछ सुना ही नहीं। जो हमने आपत्तियां जेपीसी में भी लगाई थी वो भी आप लोगों ने नहीं सुनी, उसको भी दरकिनार कर दिया। संख्या बल था, आपने बिल पास करा लिया, लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी चैलेंज करना उनका अधिकार है, हम तो करिए, क्या दिक्कत है। पर कोर्ट ने अभी बोला है, गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्स देगी। और ये वक्त जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो टेक केयर कर रही है वक्त की प्रॉपर्टीज को। और रिलीजियस बॉडी में और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के नेचर में बड़ा फर्क होता है। और कोर्ट ने खुद ही बोला है कि वक्त इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। ये कोई किसी दरगाह को रन नहीं करती, किसी भी आप ये कहो कि भाई मस्जिद को रन करे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की देखरेख करती है। तो ऐसे केस में जब वो रिलीजियस बॉडी नहीं है तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरवेंशन हो रहा है या इंटरफेयर हो रहा है। तो वहां पे किसी भी तरीके की आपके हिसाब से जो संविधान की धारा 15 और 29 और 14, 15, 25 और 29 के वायलेशन की बात करने से धार्मिक प्रबंधन का जो संविधान में अधिकार दिया गया है, आप लोग वो तो कह रहे हैं कि आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं वो धार्मिक संस्था ही नहीं है, धर्म का कोई काम ही नहीं है। तो फिर जो हम लोग कह रहे हैं, और अभी जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने साफ साफ बताया, कोर्ट की कई वर्डिक्ट है और उसमें साफ साफ हुआ कि वक्त इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। जो रिलीजियस बॉडी है ही नहीं, रिलीजियस बॉडी होगी तो रिलीजियस बॉडी नहीं, लेकिन रिलीजियस जो मोनूमेंट्स हैं उसको कम से कम वो रेगुलेट तो करती है, वो एक बॉडी तो है ना। तो वो क्या कर रही है, वो लैंड को मैनेजमेंट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। चलिए सर्वेश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही खेमचंद जी माने या ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर सवाल उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है
कि आप जो है उस बॉडी में, मतलब चाहे बोर्ड में हो या काउंसिल में हो, आप किस बगैर मतलब आप मुस्लिमों का एक तरह से वो पूरा काउंसिल है, उसमें आप किसी हिंदू को शामिल कर रहे हैं, उस पर एक कहीं ना कहीं आपत्ति आई थी, सबसे ज़्यादा ऐतराज भी उसी पर हुआ था। दूसरा एक मुद्दा आया था वक्फ बाय यूजर वाला। वक्फ बाय यूजर को लेकर सीजीआई ने कहा, माफ कीजिएगा, जो है तुषार मेहता ने कहा कि ये तो इसके बिल के संशोधन की मूल आत्मा है, हम इसको कैसे अमेंड कर दें। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उसी बात को लेकर के था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक हमारा अगला नहीं आ रहा तो डिनोटिफाई नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, बिल में कोई प्रॉब्लम है? सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से आपको भविष्य का किस तरह का अंदेशा नजर आता है? सर्वेश भाई। हेलो जी, आवाज मिल रही है? ब्रजेश जी, देखिए आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सारे जो भी बहस चल रही थी उसको देखा है। एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि मैं इस पे रोक नहीं लगा सकता, सरकार ने जो भी कानून लाया। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी खन्ना साहब ने इस बात को उठाया और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को बोला कि आपको याद होगा कि हाई कोर्ट की जमीन को भी बखमे ने क्लेम कर दिया था। तो यानी कि उनको भी ये पता है, जो बकवा यूजर हो या जो बकलैंड वक्फ का जो बोर्ड है वो एक माफिया, लैंड माफिया की तरह वर्क कर रहा है। ये हमारे न्यायाधीश महोदय और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पता है। लेकिन चूंकि उसमें और भी कानूनी दाव पेच है तो उसको देख रहे हैं। अब जो भी इसमें जो कानूनी दाव पेच है, इसमें यहाँ पे आप देखिए मुस्लिम संगठनों का, खासकर ओवैसी सबका अभी से प्रतिक्रिया आने लगी कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। यानी कि न तो देश के पार्लियामेंट को उनको मानना है, न कोर्ट को मानना है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ भी ऐसा लगता तो वो ये बात क्यों उठाते, संजीव खन्ना जी की दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को क्यों ने क्लेम किया था। उसके बाद नहीं, वो तो मुद्दा पुराना हो गया। देखिए, वो मुद्दा पुराना हो गया। सवाल सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग के मायनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मायने ये इंडिकेट करते हैं कि इस बिल को लेकर के भविष्य में आने वाले समय में जो हियरिंग्स होंगी उस पर जो है कई फाइंडिंग्स जो बिल की हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा सकती है या उसको बदलने का सुझाव सरकार को दे सकती है, निर्देश दे सकती है? जैसा कि मुझे लग रहा है, मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका ने कानून बनाया है, इसमें कहीं भी कोई गलत चीज नहीं है। और आर्टिकल 26 का ये जो बार बार हवाला दे रहे थे, अभी विनीत जी भी इस पे बताएंगे कि ये जितने भी ऑपोजिशन वाले थे जो वक्त के अगेंस्ट गए थे वो आर्टिकल 26 का हवाला दे रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की कि ये कहीं भी इसका मिसयूज नहीं हुआ है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो ऐसी बातें बोले हैं, आज की जो भी प्रोसीडिंग्स ही है, तो उसमें जो इनका एक बार बार लोगों को वो करना, गुमराह करना और बताना कि हमारा आर्टिकल 26 का मिसयूज किया जा रहा है, ये सिरे से खारिज हुआ है। अगर इसका हम लॉन्ग टर्म में भी अगर इसकी बातों को देखें या आने वाले समय में भी जो भी पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगे गए हैं उसका सरकार किस तरीके से रिप्लाई करती है, यह देखने वाली बात है। चलिए विनीत जिंदल साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे खेमचंद जी हो चाहे सर्वेश जी हो, वो तो ये कह रहे हैं कि इस बिल में ये चाहे जितना खुशियां मना लें, ये केवल इनिशियल स्टेज है और इसको लेकर के कोई भी ऑर्डर सीधे तौर पे पारित नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो उसमें स्टे कर सकती थी इस बिल को, लेकिन उसको स्टे करने से इंकार कर दिया। यानी क्या सरकार के स्टैंड को और जो एक तरह से बिल पास हुआ, जो कानून बना है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगा दी है? जिंदल साहब जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि भाई जो स्टे, बिल्कुल सही बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को पहली नजर में ऐसा लगता कि इस एक्ट में ही कोई कमी है, जो अमेंडमेंट किए गए हैं उनमें स्पेसिफिकली कोई कमी है, तो बिल्कुल स्टे कर दिया गया होता। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि क्या जो अमेंडमेंट का प्रोसेस किया गया, क्या उससे वक्फ का अधिकार छीन लिया गया है?
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 26 की अगर आप बात करते हैं तो आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि आप अपनी जो भी आपकी पूजा पद्धति है या जो आपका धार्मिक अधिकार है वो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको अपने तरीके से उसको निभा सकते हैं। यहाँ पे वक्फ को, प्रॉपर्टी को वक्फ करने को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन वो सही तरीके से वक्फ की जाए। ऐसा ना हो कि किसी की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अधिग्रहण किया जाए, उस पर कब्जा किया जाए। उस पूरे प्रोसेस को पारदर्शी, उस पूरे प्रदेश को, उसे पूरे उस प्रतिपक्ष को पूरे तरीके से दिखाने की बात यहाँ पे की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 26 का किसी भी तरीके से यहाँ पे वायलेशन हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय कोई बहुत बड़ी इसके ऊपर फाइंडिंग नहीं देने वाला। उसका कारण मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ये बाद में यही होगा, क्योंकि आप 26 को अगर जोड़ते हैं वक्फ एक्ट से, अमेंडमेंट से बेसिकली, तो एक्ट में कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया कि आपके वक्फ का अधिकार आपसे छीन लिया। चलिए, डीपी यादव साहब भी, जिंदल साहब एक मिनट, चूंकि डीपी यादव साहब भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, क्या इस पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, इस सुनवाई को अगर ओवैसी साहब तो कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये हमारे लिए एक बड़ी विक्ट्री और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे बिल को जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है? जी देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है। समाजवादी पार्टी ने संसद में भी इस बिल का विरोध किया था और कहा था कि जिस प्रकार से इस बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नैरेटिव पैदा करना चाहती है, एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जो कहीं ना कहीं जमीनों को जो है अपने पूंजीपति मित्रों को देने का एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो निश्चित रूप से अब चूंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं और ये कानून बन चुका है, अब चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा था, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कल इनिशियल पहले स्टेज की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समय दिया है कि आप अपना जो है इस पर जो है क्लियर जो है रुख स्पष्ट करिए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है आज नहीं तो कल ये बिल निश्चित रूप से वापस होगा और आप देखिएगा किस प्रकार से इस बिल का जो है अंदर अंदर विरोध हो रहा है, और केवल मुस्लिम ही नहीं अंदर क्या, आप तो खुल करके आप तो धड़े बढ़ चुके हैं डीपी यादव साहब। एक धड़ा है जो संशोधन का समर्थन कर रहा है, एक धड़ा संशोधन का विरोध कर रहा है। आप लोग जरूर वहां की स्थिति में है कि एक्चुअल में करना क्या है, कहां ज्यादा नुकसान कहां ज्यादा फायदा, तो क्या कुछ जो है आप लोग नाप तोल करके कर रहे हैं? कांग्रेस तो खुल करके फील्ड में आ गई है, आपका अपना पूरा स्टैंड क्या है? देखिए, संसद ने विरोध किया, सारे विपक्षियों ने विरोध किया, लेकिन क्या देखिए ब्रजेश जी, अगर संसद की कार्यवाही आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया है, इसमें कोई इब्बत ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे तमाम नेता, सांसद सभी ने इसका विरोध किया और इस बिल को कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और ये बिल केवल मुस्लिमों को डराने वाला नहीं है, इससे केवल मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार नाजायज तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों को नहीं देगी। आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तमाम और संशोधन होंगे, लोगों के आरक्षण छीने जाएंगे और भी तमाम तरह की जो है बातें होंगी। लोकतंत्र के ऊपर नियम कानून कुछ नहीं है जो आप वो कहते हैं ना खाता ना बही, जो आप कहें वो सही। आप नियम कानून जो बनाए गए हैं, आप आगे आकर के आपकी संपत्ति छीन लेंगे, आपको देश से बाहर निकाल देंगे, आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या समाज में आप चाहते हैं कि और ज्यादा समाज को बांटने की कोशिश की जाए? क्योंकि सरकार ने इस बिल को लेकर के तमाम तरह के भ्रम और भ्रांतियां पैदा कर दी है। गृह मंत्री कुछ और कहते हैं, जो किरण रिजिजू जो है खेमचंद जी, ये जो डीपी यादव साहब कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं कि बिल के पीछे भी आपका एक हिडन एजेंडा है? देखिए, ये हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बातें करते हैं, सबके लिए बातें नहीं करते। ये ऐसे हजारों लोगों के लिए बातें नहीं कर रहे हैं, लाखों परिवारों के लिए बातें नहीं कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से वक्फ कर दी गई है और वक्फ बोर्ड की वजह से उनकी जो जीवन है
पूरी तरीके अरे से आप डिस्टर्ब हो गया, पूरे पूरे गांव को करेंगे क्लेम कौन कर सी लिया गया प्रॉपर्टी है, सही तरीके से की गई है, कौन सी नहीं सही तरीके से की गई है, यही तो आपका हिडन एजेंडा है कि आप सही गलत के आधार पर उस प्रॉपर्टी को अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम करेंगे। आपका मकसद सिर्फ यही है और यही कहीं आपका उद्देश्य है कि सारी जमीनें अपने पूंजीपति मित्रों को दे दें और आने वाले समय में आप केवल वक्त की जमीन नहीं, रेलवे की जमीन, सेना की जमीन और जमीनें हैं, देश की बहुमूल्य जमीनें। चलिए चूंकि समय की मेरे पास कमी है और आप दोनों की मजबूरियां भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब पूरी जो गेंद है वो कोर्ट के पाले में है और कोर्ट आने वाले समय में तय करेगा कि आखिर बिल, ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद थमेगी या उम्मीद और परवान चढ़ेगी। तो इस आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उम्मीद पर ब्रेक पर खास डिबेट और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।